हिंदी, उर्दू कथा साहित्य की कर्मभूमि के कलाकार, काव्य कल्प, साहित्य को नई दिशा प्रदान करने वाले लेखक आज हम मुंशी प्रेमचंद की चर्चा करने वाले हैं। मुंशी प्रेमचंद। नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मुंशी प्रेमचंद की जीवनी पर आज प्रकाश डालूंगा। तो सबसे पहले चर्चा हम करते हैं कि ये कब पैदा हुए और कब इनकी मृत्यु हुई। तो देखिए विद्यार्थियों, ये 31 जुलाई 1880 को 31 जुलाई 1880 ईस्वी को काशी के लमही नामक स्थान पर पैदा हुए। इनके पिता का नाम अजायब राय और माता का नाम आनंदी देवी था। बचपन से ही ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। 7 वर्ष की अवस्था में माता आनंदी देवी का देहांत हो गया। तो मुंशी प्रेमचंद जी का दुखमय जीवन वहीं से शुरू हो जाता है। इसके बाद पिता अजायब राय ने दूसरा विवाह किया। विवाह के उपरांत जो उनकी माँ थी, इनके साथ बहुत अत्याचार की, इसलिए बचपन इनका बड़ा ही कष्टमय बीता। एक तरफ तो ये बचपन कष्टमय बीत रहा था, दूसरी तरफ एक और घटना घटी। वो क्या घटना थी? मात्र 15 वर्ष की अवस्था में प्रेमचंद जी का विवाह करा दिया गया। तो अब बाल्यावस्था में विवाह होने से और भी प्रेमचंद जी को समस्या हो गई। ये तो रहा इनके दैनिक जीवन का हाल। 16वें वर्ष में इनकी पहली पत्नी का भी देहांत हो गया। इसके बाद सन 1906 ईस्वी में इन्होंने बाल विधवा शिवरानी देवी के साथ दूसरा विवाह किया और शिवरानी देवी से इन्हें 3 संतानें प्राप्त हुई। कितनी संतानें? 3 संतानें, 2 पुत्र और 1 पुत्री। ठीक, कौन कौन? श्रीपत राय, अमृत राय और इनकी पुत्री का नाम था कमला देवी श्रीवास्तव। कमला देवी। ठीक, श्रीपत राय और अमृत राय, इनके 2 पुत्र और 1 पुत्री प्राप्त हुई। ये तो रहा इनके गृहस्थ जीवन का हाल। इसके बाद अब हम चलते हैं इनकी शिक्षा दीक्षा पर चर्चा करने। बहुत संपन्न परिवार से थे नहीं, इस वजह से इनकी आरंभिक शिक्षा शुरू हुई प्राथमिक विद्यालय से और वहीं काशी से इन्होंने प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की। उसे प्राप्त करने के बाद इनका विवाह हो गया। विवाह के उपरांत कई वर्षों तक पढ़ाई बाधित रही, क्योंकि पहली पत्नी का देहांत हुआ, उसके बाद दूसरी पत्नी का भी
दूसरी पत्नी से विवाह किया और कुछ वर्षों तक पढ़ाई इनकी बाधित रही। फिर इसके बाद उन्होंने 1909 ईस्वी में 1909 ईस्वी में इन्होंने 1908 ईस्वी में इन्होंने मैट्रिक पढ़ने के लिए एडमिशन लिया। मैट्रिक अर्थात कक्षा 9 और 10 में। अंतोगत्वा 1908, 1909, 1909, 1910 2 वर्ष मिला करके 1910 ईस्वी में इन्होंने मैट्रिक परीक्षा पास कर ली। कौन कौन सा विषय लिया? अंग्रेजी, दर्शन शास्त्र, फारसी, अंग्रेजी, दर्शन शास्त्र, फारसी और इतिहास। इन विषयों को लेकर के इन्होंने मैट्रिक परीक्षा पास की। फिर इसके बाद ये शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त हो गए और वो एक स्थानीय इंटर कॉलेज में अध्यापक के पद पर नियुक्त हो गए और उसके साथ साथ इन्होंने अपनी पढ़ाई का भी क्रम जारी रखा। और इसी कई वर्षों बाद सन 1919 ईस्वी में 1919 ईस्वी में अंग्रेजी, फारसी और उर्दू विषय से इन्होंने बीए यानी बैचलर ऑफ आर्ट स्नातक की परीक्षा पास की। फिर इन्हें शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त कर दिया गया और ये कानपुर चले गए। कई वर्षों तक वहाँ रहे, अलग अलग पदों पर रहे। बाद में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रेरित होकर इन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी। छोड़ने के बाद इन्होंने 2 पत्रिकाओं का संपादन कार्य भी शुरू किया, हंस और जागरण। हालांकि दोनों पत्रिकाओं में पैसे की तंगी के कारण घाटा भी हुआ, किंतु इन्होंने इन पत्रिकाओं का संपादन कार्य नहीं छोड़ा और ये जीवन पर्यंत यानी जब तक जीवित रहे तब तक इस पत्रिका का संपादन करते रहे। बाद में इनके पुत्र अमृत राय ने भी हंस पत्रिका का संपादन किया, कुछ वर्षों तक बंद रही। फिर 1972 में राजेंद्र यादव ने इसका संपादन कार्य निरंतर जीवन पर्यंत 2018 तक संभाले रखा। तो ये रहा इनके जीवन का हाल। अब अचानक ये 1935 ईस्वी में बीमार हुए और बीमारी का कई तरह से इन्होंने इलाज कराया, किंतु वो बीमारी से पार न पा पाए और 8 अक्टूबर सन 1936 ईस्वी को लंबी बीमारी के बाद इनका देहांत हुआ। किंतु इनकी रचनाएं आज भी हम जैसे पाठकों का मार्गदर्शन कर रही हैं और इनकी प्रतिभा का ही ये फल है कि हम इन्हें आज आप सभी को पढ़ा रहे हैं। तो अब इनकी जीवनी का हाल ये रहा। अब इनकी रचनाओं पर हम प्रकाश डालेंगे। अब इनकी कृतियाँ या रचनाओं पर हम प्रकाश डालेंगे। कृतियाँ या रचनाएं। तो इनकी रचनाएं बहुत विस्तृत हैं। इन्होंने
बहुत सारे उपन्यास, बहुत सारी कहानियाँ, लगभग 350 कहानियाँ हिंदी में इन्होंने लिखी हैं। इन्होंने उर्दू में भी बहुत सारा लेखन कार्य किया है। तो सबसे पहले, क्योंकि हमारे पाठ्यक्रम में कहानियाँ निर्धारित हैं, तो कहानियों पर आज हम प्रकाश डालेंगे। तो देखिए, सबसे पहला कहानी संग्रह इनका आया नवनिधि नाम से। किस नाम से? नवनिधि। फिर इसके बाद दूसरा कहानी संग्रह आया सप्त सरोज नाम से। कब आया? 1917 ईस्वी में। फिर इसके बाद प्रेम पूर्णिमा। प्रेम पूर्णिमा। फिर प्रेम प्रसून। प्रेम प्रसून। फिर इनका पांचवा कहानी संग्रह आया प्रेम पच्चीसी नाम से। प्रेम पच्चीसी। प्रेम पच्चीसी का प्रकाशन काल 1923 ईस्वी है। फिर इसके बाद प्रेम प्रतिमा आया। प्रेम प्रतिमा, इसका प्रकाशन काल है 1926 ईस्वी। फिर इसके बाद प्रेम द्वादशी। इसका भी प्रकाशन काल 1926 ईस्वी है। फिर इसके बाद आया प्रेम प्रतिज्ञा। प्रेम प्रतिज्ञा, इसका भी प्रकाशन काल 1926 ईस्वी है। फिर आया प्रेम चतुर्थी। इसका प्रकाशन काल 1929 ईस्वी है। फिर आया सप्त सुमन। इसका प्रकाशन काल 1930 ईस्वी है। फिर इसके बाद आया प्रेम कुंज। प्रेम कुंज, इसका भी प्रकाशन काल 1930 ईस्वी है। फिर आया समर यात्रा। यह इनका पहला राजनीतिक कहानी संग्रह है और हिंदी साहित्य का भी पहला राजनीतिक कहानी संग्रह समय यात्रा है। तो देखिए, समय यात्रा में राजनीतिक कौन कौन सी कहानियां हैं? जेल, एक, कानूनी यात्रा, 2, इसके बाद पत्नी से पति। पत्नी से पति। इसके बाद है लांछन। इसके बाद अगली कहानी है ठाकुर का कुआं। इसके बाद अगली कहानी है शराब की दुकान। शराब की दुकान। इसके बाद अगली कहानी है आहुति। इसके बाद अगली कहानी है मैकू। अगली कहानी है उपहार। अगली कहानी है अनुभव।
और समर यात्रा तो कहानी संग्रह ही है। समर यात्रा नाम से भी इनकी एक कहानी है। तो अगर आपसे पूछता है कि प्रेमचंद की कहानियों में कौन कौन सी कहानियाँ राजनीतिक हैं, तो जेल, कानूनी यात्रा, पत्नी से पति, लांछन ठाकुर का कुआं, शराब की दुकान, आहुति में को उपहार और अनुभव, इतनी कहानियाँ इनकी राजनीतिक कहानी हैं। फिर इसके बाद इनका अंतिम कहानी संग्रह है कफन। ये कब आया? 1936 ईस्वी में। ठीक, प्रेम प्रसून का समय 1924 है। तो ये रहा इनकी कहानियों का संग्रह। अब इनकी जो चर्चित कहानियाँ हैं उन पर हम प्रकाश डालेंगे। एक और बात, इनकी मृत्यु के बाद इनकी जो कहानियाँ थी, वो कहानियाँ, ये जो संग्रह थे, उनमें से कहानियों को उनकी प्रवृत्ति के आधार पर मानसरोवर के 8 भागों में प्रकाशित किया गया। यानी मानसरोवर भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5, भाग 6, भाग 7, भाग 8। मानसरोवर के 8 भाग में इनकी समस्त कहानियों का प्रकाशन किया गया। प्रेमचंद की कहानियों लिखने की परंपरा उर्दू से शुरू हुई थी, किंतु उर्दू में सन 1906 में इन्होंने एक कहानी संग्रह प्रकाशित किया जमाना प्रेस में, जिसे देख करके अंग्रेजी सरकार ने इन पर सिडिशन यानी देशद्रोह का आरोप लगाया और आरोप लगाकर धनपत राय को अरेस्ट करने का आदेश दे दिया। यह सूचना जब प्रेमचंद जी को मिली तो वो उस समय उर्दू में धनपत राय नाम से लिखते थे और इनके चाचा जी इन्हें नवाब राय के नाम से पुकारते थे। तो वो जो धनपत राय और नवाब राय था, वो तुरंत कानपुर से प्रस्थान कर दिया और प्रयाग आया। तो प्रयाग में इनके एक अनन्य मित्र रहते थे, दया नारायण निगम। दया नारायण निगम ने कहा कि जो सोजे वतन कहानी संग्रह उर्दू में आपने लिखा है, और लिखा किसने है? लिखा है नवाब राय ने। तो आज से आप नवाब राय नहीं हैं, आज से आप क्या हैं? आज से आपका नया नाम है मुंशी प्रेमचंद। क्या नाम है? मुंशी प्रेमचंद। तो दया नारायण निगम ने इन्हें नाम दिया था मुंशी प्रेमचंद का। तो अगर ये भी प्रश्न पूछता है कि किसने मुंशी प्रेमचंद जी को प्रेमचंद नाम दिया था, तो दया नारायण निगम ने प्रेमचंद नाम दिया था। अब इनकी जो कहानियाँ हैं वो मानसरोवर के 8 भागों में प्रकाशित हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था सप्तसुमन, प्रेम प्रसून, प्रेम द्वादशी, प्रेम फुलवारी, प्रेम प्रतिज्ञा, ये सभी कहानी संग्रह इनकी मृत्यु के उपरांत इनके पुत्र अमृत राय ने कहानियों को अलग से छाट करके मानसरोवर के 8 भागों में प्रकाशित किया। तो मानसरोवर भाग 1 में इन्होंने इनकी पारिवारिक कहानियाँ हैं, जिसमें परिवार के जीवन और उसके दुख की कहानी है। तो पारिवारिक कहानियों में सबसे मानसरोवर भाग 1 में पहली कहानी है अलगौझा, यानी परिवार के अलगाव की कहानी। ईदगाह, अमीना और हामिद की कहानी, जो कक्षा 6 में आप लोग पढ़े हैं।
ईदगाह, जिसमें छोटा बच्चा अपनी माँ का हाथ आग में जलते हुए देखता है तो वह मेले के लिए ले गए पैसे से मेला न देख करके माँ के लिए एक चिमटा लाता है। उस कहानी को दर्शाने वाली ये कहानी है ईदगाह। फिर माता के करुण प्रेम। फिर माँ के बाद अगली कहानी है बड़े भाई साहब। फिर बड़े भाई साहब के बाद अगली कहानी है बेटों वाली विधवा। बेटों वाली विधवा, जिसके कई बेटे हैं, अंत में बेचारी स्वयं खाना पकाकर स्वयं खाती है। उस कहानी को दर्शाने वाली ये कहानी है बड़े भाई साहब। कहानी आप जानते ही हैं कि एक छोटा बच्चा है कहानी में जो अपने भाई के साथ पढ़ने के लिए बनारस जाता है। जब वहाँ जाता है तो देखता है बड़े भाई साहब दिन भर पढ़ते रहते हैं। छोटा भाई कक्षा 6 में है, बड़े भाई साहब 8 में है। तो बड़े भाई साहब हर बात में छोटे बच्चे को टोकते हैं कि ऐसे करोगे, खेलोगे तो तुम नहीं पढ़ पाओगे, तुम इधर उधर करोगे तो पास नहीं होगे, मैं इतना पढ़ रहा हूँ फिर भी मैं 3rd डिवीज़न आता हूँ। ऐसे बड़े भाई साहब बार बार छोटे भाई को अपने उपदेश देते हैं। लेकिन वह छोटा भाई अगले साल जब परीक्षा आती है तो वह 6 से 7 में पहुँच जाता है और बड़े भाई साहब कक्षा 8 में ही फेल हो जाते हैं। फिर इसी तरह से बड़े भाई साहब बार बार कहते हैं कि एक साल पास हो गए, अब अगले साल नहीं पास होगे। तो छोटा बच्चा 6-7 भी पास होकर 8 में बड़े भाई साहब के बराबर पहुंच जाता है। बड़े भाई साहब फिर उसको उपदेश देते हैं। फिर वो अगले साल रिजल्ट आता है, फेल हो जाते हैं और छोटा भाई आगे निकल जाता है, यानी वो 9वीं कक्षा में पहुंच जाता है। तो बड़े भाई साहब अब वो चाहे जो करता है कुछ बोल नहीं पाते हैं। एक बार छोटा भाई पतंग उड़ाने के लिए जा रहा होता है तो बड़े भाई साहब भी पतंग उड़ाने पहुंच जाते हैं और यहीं पर कहानी का अंत हो जाता है। तो बड़े भाई साहब इस तरह की कहानी है। फिर स्वामिनी कहानी है। फिर ठाकुर का कुआं। एक दलित युवती है जो बीमार होती है, तो उसके पति बीमार होते हैं। चिकित्सक के पास जाते हैं तो चिकित्सक कहता है कि इन्हें शुद्ध जल पिलाया जाए, और जो दलित होते हैं गांव के तालाब का पानी पीते हैं। तो वह सोचती है कि अगर कुएं का पानी ठाकुर साहब से मांगा जाए, फिर सोचती है नहीं, चुपके से जाकर पानी निकाल लिया जाए। तो ठाकुर के घर जाती है, सामने कुआं है, वहाँ पर वह अपनी बाल्टी रस्सी से कुएं में डालती है। तब तक ठाकुर साहब के यहाँ कोई रिश्तेदार आया हुआ है। वो दरवाज़ा खोलता है हाथ धुलने के लिए, लेकिन इतने में वह दलित युवती डर जाती है और बाल्टी रस्सी छोड़ करके उस स्थान से भाग जाती है। तो ठाकुर का कुआं कहानी में इस बात को चित्रित किया गया है। इसके बाद घर जमाई। इसके बाद पूस की रात। हल्कू की कहानी। जो हल्कू बेचारा दिन रात मेहनत करता है, लेकिन ठंडी में वह अपने लिए एक कंबल नहीं ले पाता है। ठंडी के मौसम में जाता है खेतों की रखवाली करने, वहाँ उसे ठंड बहुत तेज़ी से लगती है। इतने में और तो वह अपने आप को छिपाने के लिए पत्तियों से ढक लेता है। उसके ऊपर उसका कुत्ता बैठ जाता है ताकि उसे गर्मी लगे। तब तक खेतों में नीलगाय आ जाते हैं, पशु आ जाते हैं, उसकी फसल को खराब करने लगते हैं। कुत्ता भौंकने लगता है, लेकिन ठंड के कारण हल्कू की इतनी हिम्मत नहीं पड़ती कि वह जाए और खेतों से पशुओं को भगा सके। और वो उसी दिन से यह संकल्प लेता है कि अब आज के बाद खेती नहीं करूँगा, मजदूरी करके जीवन यापन कर लूँगा। यह कहानी यथार्थ कुछ का चित्र प्रस्तुत करने वाली कहानी है कि आज हम जिस युग में रह रहे हैं
उस युग में यदि कोई किसान है तो बेचारा गरीब है, दीनहीन है, मजदूरी करने वाला व्यक्ति संपन्न है, किंतु किसान व्यक्ति आज भी दुखी है। इस बात का चित्र मुंशी प्रेमचंद ने पहले ही कर दिया था। पूस की रात के बाद उनकी अगली कहानी है झांकी। इसके बाद अगली कहानी है गुल्ली डंडा। अगली कहानी है ज्योति। दिल की रानी। अगली कहानी धिक्कार। अगली कहानी कायर। फिर अगली कहानी कायर के बाद शिकार। अगली कहानी सुभागी। अगली कहानी अनुभव। अगली कहानी लाक्षी। अगली कहानी आखिरी हौला। आखिरी हवा भूत प्रेत वाली कहानी है, जिसमें भूतों की बात बताई गई है। अगली कहानी तावान। फिर घास वाली। फिर तावान, घास वाली के बाद रसिक संपादक। अगली कहानी मनोवृत्ति। तो पहले कहानी संग्रह में यानी महान सरोवर भाग 1 में अलगोजा ईदगाह, बड़े भाई साहब, बेटों वाली विधवा, ठाकुर का कुआं, घर जमाई, पूस की रात, बहुत ही गुल्ली डंडा, ये सब ऐसी कहानियां हैं जिन्हें पढ़कर आपको एक नई ऊर्जा मिलेगी। फिर इसके बाद मानसरोवर भाग 2 में संग्रहित कहानियों को हम पढ़ते हैं। मानसरोवर भाग 2। ये कहीं भी आपको ऐसा ब्यौरा नहीं मिलेगा, केवल यहाँ इस चैनल पर आपको ये ब्यौरा प्राप्त हो रहा है। इसमें कुसुम पहली कहानी है। दूसरी कहानी खुदाई फौजदार। अगली कहानी है बेश्या। अगली कहानी है चमत्कार। अगली कहानी है मोटर के छींटे। अगली कहानी है कैदी, मोटर के छींटे। अगली कहानी कैदी। अगली कहानी मिस पद्मा। अगली कहानी है विद्रोही। अगली कहानी है उन्माद। अगली कहानी है न्याय। अगली कहानी है 2 बैलों की कथा। अगली कहानी है रियासत का दीवान। अगली कहानी है मुफ्त का यश। अगली कहानी है बासी भात में खुदा साझा। भात में खुदा
साझा। अगली कहानी है दूध का दाम। अगली कहानी है बालक। अगली कहानी है जीवन का साप। अगली कहानी है दामुल का कैदी। अगली कहानी है नेऊर। फिर गृह नीति। फिर अगली कहानी है कानूनी कुमार। अगली कहानी है लॉटरी। अगली कहानी है जादू। अगली कहानी है जादू के बाद नया विवाह। अगली कहानी है शूद्रा। ठीक इस तरह से मानसरोवर भाग 2। अब इसके बाद मानसरोवर भाग 3 में वर्णित कहानियाँ इस प्रकार हैं। मानसरोवर भाग 3 में विश्वास, नरक का मार्ग, स्त्री और पुरुष उद्धार, स्त्री और पुरुष उद्धार आदि इनकी चर्चित कहानियों का संग्रह है। अब इसके बाद हम मुंशी प्रेमचंद के अगले पड़ाव की ओर चलते हैं। अगले पड़ाव से तात्पर्य ये है कि कहानियों के अलावा जो उन्होंने लिखा है उन बातों पर हम चर्चा करने चलते हैं। तो नाटकों की चर्चा सबसे पहले। इन्होंने नाटकों के क्षेत्र में 3 ही नाटक लिखे हैं। नाटकों के क्षेत्र में कितने नाटक? 3 ही नाटक। 3 नाटक कौन कौन से? संग्राम, करबला, संग्राम नाटक, करबला नाटक और प्रेम की वेदी। जैसे प्रसाद जी ने 3 ही नाटक उपन्यास लिखे थे, वैसे ही मुंशी प्रेमचंद ने केवल 3 नाटक लिखे हैं। संग्राम, करबला और प्रेम की वेदी। संग्राम का समय 1923, करबला का 1924, प्रेम की वेदी का 1933 ईस्वी। हालांकि ये नाटकों के क्षेत्र में उतने चर्चित नहीं हो पाए थे, सामान्य नाटककार के रूप में प्रसिद्ध रहे थे। अब मुंशी प्रेमचंद की स्फुट रचनाएं, अर्थात जो उनकी मृत्यु के बाद खोज की गई, जो उन्होंने लेख लिखे थे या निबंध लिखे थे, उन्हें स्फुट रचनाओं के अंतर्गत समीकृत किया गया है। तो पहले नंबर पर पहली रचना है, उसका नाम इनके पुत्र अमृत राय ने नाम दिया प्रेमचंद विविध प्रसंग। इन्होंने संपादन के दौरान जो लेख लिखे थे उसको विविध प्रसंगों के अंतर्गत समीकृत किया है। दूसरे नंबर पर प्रेमचंद के विचार। प्रेमचंद के विचार दूसरी इनकी स्फुट रचना है प्रेमचंद के विचार, जिसमें इनके निबंध समीकृत हैं और इसके बाद प्रगतिशील विचारधारा की जो व्याख्या इन्होंने की है, समाचार पत्रों में प्रकाशित कराई थी, उसको
प्रेमचंद के विचार के अंतर्गत संग्रहित किया गया है। फिर इसके बाद तीसरा साहित्य के लेख, इसमें 40 निबंधों का संकलन है जो उन्होंने समय समय पर अलग अलग पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित कराए थे। अंत में इनकी चिट्ठी पत्रियों का संग्रह है। चिट्ठी पत्री संग्रह में ये संग्रहित है। इसमें मुंशी प्रेमचंद जी ने जो पत्र व्यवहार किया था उन पत्रों को संकलित किया गया था। अब इन्होंने कुछ बाल साहित्य भी लिखे। बाल साहित्य यानी बच्चों के पढ़ने के लिए जो कार्टून तरह का होता नहीं है, ऐसे ऐसे करके किसी रावण की तरह मोटे व्यक्ति का चित्र छपा हो, यहाँ थोड़ा सा लिखा होता है, फिर इसके बाद इधर थोड़ा सा लिखा होता है। तो वो बाल साहित्य इन्होंने 3 लिखे थे। पहला राम कथा, ताकि बच्चे भी राम कथा का लाभ ले सकें वो कार्टून के माध्यम से। फिर कुत्ते की कहानी पर भी बाल साहित्य लिखा है। फिर इसके बाद तीसरा इन्होंने लिखा दुर्गा दास। ये 3 इन्होंने बाल साहित्य लिखे हैं। अनुवाद भी इन्होंने कुछ किए थे, तो उसको भी हम पढ़ लेते हैं। अनुवाद कौन कौन से किए थे? सबसे पहले टॉलस्टॉय की जो कहानियाँ थी उनका इन्होंने अनुवाद किया। टॉलस्टॉय की कहानियाँ, समय है 1923 ईस्वी। फिर इसके बाद गाल्सवर्दी के 3 नाटकों का इन्होंने अनुवाद किया। गाल्सवर्दी के नाटकों का अनुवाद, गाल्सवर्दी के नाटकों का अनुवाद इन्होंने किया। किस सन में? 1931 में। इसके बाद न्याय नामक नाटक का अनुवाद किया। न्याय, इसका समय है 1931 ईस्वी। इसमें न्याय में क्या किया? फसाने अब अगला फसान ए आज़ाद की रचनाओं का अनुवाद इन्होंने फसानाए आज़ाद नाम से किया। फसानाए आज़ाद नाम से किया, जो सबसे ज़्यादा इनके अनुवादों में चर्चित रहा। अब इनके जो कुछ निबंध हैं प्रेमचंद विविध प्रसंग में जो प्रकाशित हैं उनको भी, क्योंकि परीक्षाओं में पूछने लगा है, तो पहला निबंध इनका है पुराना जमाना नया जमाना। पुराना जमाना नया जमाना। दूसरा इनका निबंध है स्वराज के फायदे। स्वराज के फायदे। अगला इनका निबंध है कहानी कला। अगला इनका निबंध है कौमी भाषा के विषय में कुछ विचार। कौमी यानी हिंदी उर्दू की एकता पर इन्होंने विचार दिया है। कौमी भाषा के विषय में कुछ विचार। कौमी भाषा के विषय में कुछ विचार। फिर इसके बाद इनका अगला निबंध संग्रह है हिंदी उर्दू की एकता।
हिंदी उर्दू की एकता। अगला निबंध है महाजनी सभ्यता। अगला निबंध है इनका उपन्यास। अगला निबंध है जीवन का साहित्य में स्थान। ये सभी इनके निबंध संग्रह हैं। ठीक, तो विद्यार्थियों, उपन्यासों को हम, क्योंकि ये आपके उपन्यास पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं, तो उपन्यासों की चर्चा उपन्यास प्रकरण में करेंगे। तब तक के लिए आप निरंतर वीडियो देखते रहिए। और एक और आपसे शिकायत है कि आप सब वीडियो को लाइक और शेयर नहीं करते हो, क्योंकि सब्सक्राइबर की संख्या उतनी ही है जितनी पहले थी। इसका अर्थ ये है कि आप लोग न तो सब्सक्राइब कर रहे हो, न लाइक कर रहे हो, न शेयर कर रहे हो। तो उस बात पर भी ध्यान दीजिए कि लाइक शेयर करते रहेंगे तो मैं और भी नए ढंग से पढ़ाने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।